गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग क्लास 12th का जो चल रहा है पॉलिटी, उसी को हम लोग आगे करते हैं, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ हद तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि किस प्रकार से राजवाड़ों को विलय हुआ था भारत में। क्योंकि भारत के जो लोग थे उस सब का मन में यही चल रहा था कि पहला जो हमारा चुनौती आ रही थी वो यही था किस प्रकार से हम उसको यूनाइट करेंगे। तो इसमें कुछ कहानी होंगे। इसमें 3 जगह का नाम आएगा जो कि विलय होने के लिए नहीं कह रहा था, तो उसको बाद में फिर से विलय करवाया गया। तो किस प्रोसेस से करवाया गया, कौन सी तरीके चाल चलने पड़े, वो सभी को हम इसमें जिक्र करेंगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कुछ बातें भी थी, महात्मा गांधी की बातें, उन्हें भी पढ़े। डाक टिकट 3 गो यहाँ पर लाई गई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। विभाजन में हम लोग पढ़े थे, विभाजन के बाद क्या क्या हुआ, विभाजन के पहले थोड़ा सा क्या हुआ, इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग का जो स्टडी करनी है वो विलय के बारे में करना है, जो कि हम लोग को टॉपिक आ चुका है, रजवाड़ों का विलय। ये बहुत ज़रूरी था। अगर रजवाड़े लोग, राजाओं लोग को अगर विलय भारत में नहीं करवाई जाती तो आज भारत यूनाइट नहीं होता। आज मतलब सैकड़ों की तादाद में अलग अलग देश हो जाता। जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य जो है, सो राज्य न होकर के हो सकता था ये देश बन जाता। 28 ही नहीं और भी अलग अलग देश बन जाते हैं। ये सबका दिन बस यही है कि राजवाड़ों को विलय भारत में करवा लिया गया, और जिसके कारण से भारत राज्यों में न बंट करके, मतलब अलग अलग देशों में न बंट करके एक ही देश बन सका, जो कि हम लोग बोलते हैं संघ। तो इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से लगा करके सुनेंगे। कहते हैं ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। ब्रिटिश इंडिया जो भारत की जो इंडिया थी, जब तक विदेश के हाथों में था, यानी कि ब्रिटिश के हाथों में था, तब की बात कही जा रही है कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि भारत, मान लेते हैं कि इतना बड़ा भारत था, इसमें हमारा 2 तरह के लोग रहते थे। जैसे अगर इतना में अगर एक राजा अपना अपना राज कर रहा है, तो इसके पास में ये देखा पड़ता था कि यहाँ पर अंग्रेज लोग भी यहाँ पर रहते थे। यानी अंग्रेज के शासन वाला जो भी भारत था वो यहाँ पर था। तो यानी कि इस देश में 2 तरह से शासन चल रही थी। एक तो हमारा ब्रिटिश शासन था और दूसरा शासन जो था वो राजाओं के लिए था। तो यहाँ पर इसे लिखा गया कि ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में क्या था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले, यानी जिसमें ब्रिटिश शासन चल रही थी, और दूसरे थे कि भारतीय प्रांत वे थे जिसके दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े उस पर राज किया करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। वहीं दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। छोटे बड़े कहने का मतलब क्या है कि जितना पंचायत है ना, जितना जिला है ना, उतना लोग कहते थे कि इतना ही हमारा राज्य रहेगा। तो इस प्रकार से छोटा बड़ा हो जाता था। ठीक है, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। जो भी बहुत बड़े, जो छोटे बड़े आकार के जो राज्य थे, इन पर जो नियंत्रण करते थे उसको क्या बोलते थे, रजवाड़ा कहते थे। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। क्या कहा रहा था यहाँ से कि राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता, यानी कि देखिए ब्रिटिश राज जो ब्रिटिश था वो राजाओं को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी कहा था कि आप हमारे तरफ चलिए, आप हमारे अनुसार चलिए। ठीक है, या कहें कि सर्वोच्च सत्ता जो था ना वो स्वीकार करके रखी थी। कौन, राजाओं ने। कि देखिए 2 तरीके से थे, ये ब्रिटिश राज के अंदर भी राजाओं थे, और दूसरी बात ये भी था कि वो अपने खुद को भी, अपने आप को सर्वोपरि रखते थे। ठीक है, कहता है और इसके अंतर्गत वे अपने राज के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। ठीक है, ये राजाओं जो लोग थे सो अपने इसके अंतर्गत, यानी कि जब वो सर्वोच्च सत्ता खुद के पास रखे हैं तो जो राजा कहेंगे वही ना काम करना पड़ेगा। तो एक कहता है इसके अंतर्गत वे अपने राज के घरेलू मामलों का भी शासन चलाते थे। घरेलू का मतलब अपना घर की बात नहीं कही जा रही है, वो उनके राज की बात कही जा रही है।
कहता अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्सों में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़ों की प्रजा था। जैसे ये कह रहा है यहाँ से कि जितना हमारा अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य थे उसके 1/3 हिस्सा रजवाड़े कायम थे। यानी कि जितना अगर हमारे भूभाग थे उसके 1/3 भाग पर कौन थे? राजा लोग थे। और ये भी कही जा रही है कि अगर हम भारत में 4 भारतीय को लाते हैं, 4 भारतीयों को अगर हम मतलब काउंटिंग करते हैं या फिर उसको पर सर्वे करते हैं 4 भारतीयों में, तो 1 भारतीय कही जाते हैं कि किसी न किसी राजा के प्रजा थे और 3 भारतीय अंग्रेजी के प्रभुत्व थे, यानी कि अंग्रेजी शासन में वो बंधे थे। ठीक है, यानी इस प्रकार से यहाँ पर देखे जा रही थी जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके उसी टाइम ठीक है, कैसे 2 हिस्सों में कैसे बटे थे? एक पर तो अंग्रेज का सीधा शासन था और दूसरे शासन किसके थे? राजाओं के थे। तो वही कहा गया कि 4 भारतीयों को अगर हम किसी तरीके से उस पर सर्वे करते हैं तो 3 हमें दिखने को मिलेंगे अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हैं और 1 आदमी नज़र आएंगे कि किसी राजा की वो प्रजा थी। अब ये विलय करने का कुछ समस्या आई थी। अब वो समस्या क्या है हम बताएं कि अब लोग बहुत सारे ऐसे जो थे वो अपने आप विलय कर लिए, लेकिन उसमें से 3 ऐसे जो थे, 3 राजा ऐसे थे जो कि कभी विलय करना चाहते ही नहीं थे। अब उनमें कौन कौन है आपको पता ही है कि गुजरात में जूनागढ़ है, एक जम्मू कश्मीर है और एक आपका हैदराबाद। ये थे, ये 3 जगह थे। अब यही इसी तीनों के बारे में तुम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको जब विलय करना है तो डायरेक्टली कोई भी राजा विलय नहीं करेगा। ठीक है, कारण उसके पीछे यही लगाया जाएगा कि सोचो एक बात यहाँ पर कि एक आदमी को ये पूरा साम्राज्य मिला। ठीक है, इसमें वो आदमी जो चाहेगा वो कर सकता है, जिसको जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, यानी एक तरह से ये सर्वोपरि है। वही एक ऐसे आ जाए कि ये इसके अंतर्गत आ जाए और इसके मालिक कोई और हो जाए। ठीक है, तो बताइए कोई भी अपना मालिकाना हक खोना तो चाहेगा नहीं, इसलिए कोई भी राजा आसानी से विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। वो भारत में शामिल नहीं होते थे, कहते थे कि नहीं हम अकेले ही अलग ही राज बना करके रहेंगे। लेकिन कुछ उसमें दरिया दिल भी थे, उन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार से हम अलग अलग जब थे तो अंग्रेज़ों ने आकर के हम पर क्या कर दी? शासन किया। उसी प्रकार से अगर हम लोग अलग अलग अभी भी रहेंगे तो भी क्या होगा कि कोई तीसरा आकर के फिर से हम पर शासन करने लगेगा। तो इसी बीच उन्होंने अपने खुद से सोचा कि न क्यों ना हम लोग भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके एक भारत को एक बड़ा पावरफुल बनाया जाए, जिससे कि किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तीसरा कभी इधर में आँख उठाकर देख भी न सकता है और वो कभी भी भारत पर आक्रमण भी नहीं कर सकता है। कब? जब हम लोग एकता रहेंगे, तब एक रहेंगे तब। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों का अलग अलग बहुत सारे रजवाड़ों का अलग अलग अपना मंतव्य था और उसके तहत लोग काम कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि भारत के साथ समस्याएं क्या थी, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में। कहता आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। कहा गया कि देखिए अंग्रेज बहुत बड़ा ये था। कैसे था? तो सबसे पहले तो भारत के तो लोग कब्जा कर ही लिया था, साथ ही साथ राजा लोग को भी नहीं छोड़ा, राजा को भी कब्जे में कर लिया। आपको याद होगा मीर कासिम ये सब। ठीक है, मीर कासिम को भी उसने अपने मन से बैठाया था, लेकिन मीर कासिम थोड़ा चालाक निकला और वो अलग होने के लिए यानी कि लड़ने के लिए उसे बंदूक की फैक्ट्री भी जो मुंगेर जिला में खोला। ठीक है, बाद में फिर देखा गया क्या कि मीर कासिम को हटा दिया गया, फिर सिराजुद्दौला को लाया गया। तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ पर देखते होंगे। ठीक है, तो राजाओं के जब नहीं छोड़ा तो रजवाड़े भी तो ब्रिटिश के अधीन होंगे। तो वही ब्रिटिश ने जब ये आज़ादी के जस्ट पहले जब उसने घोषणा करते हैं कि अंग्रेजी शासन से भारत को आज़ाद कर दिए जाते हैं और वो भी आज़ाद हो जाएंगे, वो भी रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे जो ब्रिटिश के क्या थे? अधीनस्थ थे। इसका मतलब यह था कि सीधे सभी रजवाड़े यानी जो रजवाड़ों की संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर वे आज़ाद हो जाएंगे। यानी ये कहने का मतलब ये था कि जितने भी रजवाड़े थे वो सब खुद से अपने आप में क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। कैसे?
तो ये अंग्रेजी शासन कैसे। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ये सबसे बड़ा गद्दारी की बात अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ों ने गद्दारी की बात क्या की, यही की कि या तो पहले तो बोल दिया कि जो भी रजवाड़े हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में। एक बात तुम ही सोचो भाई कि एक अगर हमारा इतना बड़ा ये देश है और देश में यहाँ पर कोई राजा है और यहाँ पर इधर पाकिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान, ये कह के हम पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, ये कभी पॉसिबल है? फिर तो ये तो दिक्कत ही बात है। यानी कि तुम ऐसे ही करके जा रहा है कि आप ऐसा बीज बो के जा रहे हो कि हमेशा उलझते रहो आपस में। और यही वजह थी जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान उलझते थे और भारत इसके बीच में उलझा रहता था, जिसके कारण से भारत को ये सहना नहीं पड़ा और 1971 में क्या कर दिया, भारत ने उसे आज़ाद ही करवा दिया। बोला कि तुम अलग और ये तुम अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो एक तरह से मान लें कि लड़ाई की नींव डाल करके जा रहे थे अंग्रेज़ों ने। ये बहुत बड़ा गद्दारी की बात कही थी। एक तो गधा सोचो कि 200 वर्ष तक वो रह गया और दूसरी बात ये भी लड़वा करके जा रहा, ये तो नाइंसाफ़ी थी। तो वही सोचो क्या कह दिया अंग्रेजी राज का नज़रिया क्या था कि रजवाड़े चाहे तो अपनी मर्जी से भारत में रहें या पाकिस्तान में हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र स्थापित कर ले, यानी कि अपना खुद से राज का निर्माण करे, अपना देश खुद से बनाए। कहता भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। ठीक है, कहता है कि भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला जो था वो रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। ये सिर्फ कौन करता, रजवाड़ों को अगर प्रजा करती तो वोटिंग होती, और वोटिंग होती तो कोई भी बताइए जो प्रजा है वो सबको जानता है कि राजा उसको बहुत शोषण करता है। जो राजा शोषण करेगा तो सबको चाहेगा कि हम आज़ाद देश में रहें, आज़ाद बन के रहें, तो कभी भी वो राजा के साथ में रहना नहीं चाहता और सब कोई कहता है कि विलय हो जाना चाहिए और एक राज्य बनाना चाहिए, एक देश बनाना चाहिए। ये कौन कहता, अगर प्रजा से पूछी जाती तो वोटिंग होती तो, लेकिन ऐसा ये फैसला प्रजा को नहीं था, ये प्रजा को करना ही नहीं था। ये फैसला कौन करता, तो यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया था, राजा को। और राजा जब भी फैसला लेता तो अपने ही अधिकार में लेता, वो अपने फायदे के लिए लेता। ये फिर कभी ऐसा ना होता कि प्रजा को देखता। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इसे अखंड भारत का अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा कि अब क्या होगा, अब भारत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राजा को अधीनस्थ कर दिया गया ना। यही अगर कर देता कि प्रजा अब जो चाहे वो हो सकती है, तब ये बात हो सकती थी कि ये भारत विभाजन के पहले खुद किसका रहता, मतलब सारे लोग भारत में ही आ जाते हैं। अब ये आप लोग के यहाँ दिखाने की प्रयास किया जा रहा है इस मैप में कि भारत विभाजन के पहले और बाद कैसा रहा। देखिए, ये भारत के विभाजन के पहले की बात कही जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका है जम्मू कश्मीर का इलाका। अब जम्मू कश्मीर के इलाका में आप देखेंगे तो ये ऊपर में है गिलगिट, ये छोटा सा जो येलो कलर है ना, ये क्या है, गिलगिट। जम्मू कश्मीर इतना बड़ा था। फिर पंजाब के रियासतें, आपका यहाँ जो येलो कलर जो दिख रहा है ना, ये आपका पंजाब था, ये वाला, ये क्या था, पंजाब था। ये आपका ये सिंध था, ये क्या था, सिंध था। ये बलूचिस्तान आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान। फिर आपको इस प्रकार से मैप में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान इसको बोला गया, इस येलो वाले को। ठीक है, अब यहाँ से समझिए थोड़ा सी बात कि ब्रिटिश जब ये आज़ाद भारत हुआ था तो यहाँ पर दो तरीके के मैप में दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको समझ में आ रहा हो कि पंजाब तो दोनों में है, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि क्या मैप में बोली जा रही है। देखिए, ये ब्लू कलर और ये येलो कलर क्या कहना चाहता है। जहाँ जहाँ आपको येलो कलर है उस समझिए ब्रिटिश के अधीन है। ठीक है, तो ब्रिटिश का अधीन यानी कि ये सब जितने इलाका हैं येलो वाला, उस सब जगह पर ब्रिटिश शासन थी। बिहार में भी कौन थे, ब्रिटिश शासन थी। लेकिन जहाँ पर आपको ब्लू कलर आएगा वो सारे के सब क्या थे, राजा के शासन थे। तो जम्मू कश्मीर के आपके समझ में आता होगा कि यहाँ पर राजा जो हुआ करते थे वो हरि सिंह थे। और जूनागढ़ यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा जूनागढ़ लिखा हुआ, यहाँ पर जूनागढ़, और एक यहाँ हैदराबाद का जो निज़ाम। ये तीन बाद में दिखाएंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले समझिए
कि ये आपका जब भी येलो कलर है, ये आपका किसका संकेत कर रहा है? संकेत कर रहा है ब्रिटिश प्रोविंस के, यानी ब्रिटिश शासन यहाँ पर चलाई जा रही थी। और जो येलो कलर है वो हमको क्या पता चल रहा है, सॉरी ये ब्लू कलर, कि वो हमारा वहाँ पर देसी लोग, वहाँ देसी रजवाड़े लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जगह थे। देखिए तो एक जगह पर कोई ऐसा है कि एक तरफ खाली ब्रिटिश और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ राजा लोग, ऐसा तो नहीं है, सब मिक्सिंग है। और मिक्सअप है तो बताइए, अगर यही कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो ये चला जाता इधर, और ये कहता है कि नहीं भाई हम रहेंगे भारत में, तो ये बहुत ज़्यादा समस्या थी कि कैसे ऐसा हो सकता है। अगर ये सोच लो कि अगर ये अपना अपना देश बनाना चाह जाते तो बताइए कि भारत के कितने टुकड़े हो जाते, बहुत सारे टुकड़े बन जाते। तो ये चीज़ प्रॉब्लम थी, ये भारत के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जब भारत जब देख रहा है तो जो रेड लाइन जो आपको डॉटेड नज़र आ रहा है ना, ये आपकी भारत की सीमाएं दिखाई गई हैं कि वो इधर के इधर में आपको भारत, इधर से इधर भारत, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में से बांग्लादेश कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपको दिखाई गई रेड लाइन से ये ओरिजिनल अभी के डेट का आपका भारत का ये मानचित्र है। लेकिन आपको येलो कलर आपको ये बताएगा कि भारत जब विभाजन के पहले कैसे थे, यानी देशी रियासतें उससे कितने थे और उसमें कौन कौन से जगह पर ब्रिटिश की शासन था, वो आपको इस मैप में दिखाई गई होगी। मैप कब क्लियर हो गया होगा। समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। समस्या इतना बहुत बड़ा हो गया कि वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले श्रावणकोर के राजा ने अपने राज को आज़ाद रखने की घोषणा की। सोचिए, श्रावणकोर के जो राजा थे ना, कहा था कि हम अपने राज को क्या करेंगे, आज़ाद रखेंगे, हम किसी में नहीं मिलना चाहते हैं। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, यानी कि सोचिए कि कोई भी राजा, आपकी पहले बताएं कि राजा कभी भी एक साथ होना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसको वहाँ से स्वामित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो प्रभाव है वो कम हो जाए। कतर रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। अब सोचिए, आज़ादी जैसे हुई तो सभी के दिमाग में यही बैठ गया कि जब ये साथ नहीं देगा, जब एक साथ नहीं होगा, तो भारत फिर से बहुत छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ने लगा कि जिस चीज़ के लिए हमने आज़ाद किया, अंग्रेज़ों से लड़ा, और फिर वो बाद में वही होने वाला है, ये तो दम अंधकारमय की भविष्य आ गया कि मेरा भविष्य जो है भारत का एकदम अंधकारमयी है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य था एकता और निर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना, यानी कि तैयार करना कि अब ये लोकतंत्र का ही देश चलेगा, यानी कि लोकतंत्र का रास्ता साफ कर देना चाहते थे और सबको एक करके रखना चाहते थे। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। ठीक है, अधिकतर रजवाड़ों शासन जो चलाते थे ना, वो जरूरी है कि लोकतांत्रिक कराते थे, लेकिन फिर भी राजा राजा होता, उसको एक चीज़ तो मन में होगा ना कि अगर हम मरेंगे तो मेरा बेटा बनेगा। ये थोड़ा था कि एगो हम शूद्र को ले करके आ जाए और उसको भी हम बना दे राजा, ऐसा राजा पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि एक आदिवासी से लेकर के एक बड़े इंसान से लेकर के एक छोटा इंसान, सबको यहाँ पर भारत के अपने राजनीतिक में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ बन सकते हैं। और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, ये समझते थे कि मतलब बहुत सारे राजा लोग थे कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे थे। अलोकतांत्रिक का मतलब समझ में आता है ना, कि जिसमें प्रजातंत्र हो। ठीक है, राजतंत्र मतलब समझते हैं ना, कि जो कि अब प्रजा के आधार पर नहीं चलेगा, वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो राजा के अनुसार चलेगा। तो जब राजा के अनुसार चलेगा तो राजा लोग से पूछा गया क्या आप उस जनता को अपने शासन देंगे, तो कहता है कि नहीं, ऐसा थोड़ा करेंगे। वो अपनी लोकतंत्र अधिकार को देने के लिए प्रजा को तैयार नहीं थे, प्रजा को हम अपने कोई भी छूट नहीं देंगे। तो इस तरह से बात कही गई थी। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ हम बताते हैं। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं। सही बात है, अगर सारे अफसर लोग अगर करप्शन जिस दिन ख़त्म कर देना तो देश 1 साल के अंदर देश 40 साल आगे पहुँच जाए, एकदम 40 साल आगे पहुँच जाए। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर देश में
अगर देश के सारे जितने भी पॉलिटिशियन से लेकर के जनता से लेकर सब सिर्फ अपने काम के प्रति कर्मठ हो जाए, ठीक है, और ज़रा सा भी करप्शन ना हो, तो देश 40 गुना रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया, तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये बात कुछ राजा को समझ में आया, लेकिन सभी राजाओं की बात समझ में नहीं आया, इसलिए कुछ लोग विलय कर दिए और कुछ लोग नहीं किए। अब हम देखते हैं कि सरकार की नज़रिया क्या थी इसको लेकर के कि किस प्रकार से विलय करवाए जाए। कथा छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। कहा कि वैसा काम नहीं चलेगा, ठीक है, एकदम कड़ा शासन करेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो क्यों नहीं बात मानेगा, बात मानना पड़ेगा। जैसे एक मूवी है रवि तेजा का साउथ में, वो एक रहता है मंत्री बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग करप्शन वाला रहते हैं, तो सबको बुलाता है एक ऑफिस में और सबको कहता है कि हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक है, बंदूक लेकर के आ जाता है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए डरा कर धमका करके उसे करप्शन फ्री किया। तो उसी प्रकार सोचा था कि अगर राजा को ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि वो भारत में मिला ले। तो बहुत बड़ा ये कड़ा रुख अपनाया ताकि वो भारत में मिलने के लिए मजबूर हो जाए और भारत में विलय कर दें। खत्म माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थीं, ठीक है। माउंटबेटन योजना के तहत क्या था कि जो भी रियासतें थी या तो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर स्वतंत्र रह सकती थी। कहता राजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। कहा ठीक है, ये किनका काम था, ये कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत सारे रजवाड़ों को क्या कर लिए, भारत में मना करके शामिल कर लिए। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था कि सबको मनाना। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल कदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। अब समझ में आया यहीं से कि देखिए उड़ीसा कितना छोटा है, उसमें 26 गो रजवाड़े थे और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। अब सोच सकते हो कितना छोटा छोटा देश बन जाता। सौराष्ट्र बोला जाता है गुजरात को। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। सोचिए, ये तो बहुत बड़ा लगता है कि सौराष्ट्र गुजरात में 14 गो बड़ा बड़ा राज और 119 को छोटा छोटा राज। हमको लगता है कि ये गांव के बराबर एक राज हो जाता है ना, इन्हें इतना छोटा छोटा राज था, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब समझ सकते हो कितना छोटा छोटा राज वहाँ पर बन सकता था। कहता देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती है। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। यानी कि देसी रजवाड़ों की जब चर्चा होती है तो 3 बातें सामने आती है। पहली बात ये कि जितने रजवाड़े हैं लगभग रजवाड़े लोग जो हैं भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार भी था, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। यानी कि भारत सरकार में इसलिए आना चाहता था क्योंकि भारत सरकार अच्छा लगा, क्योंकि उसका रुख लचीला था, वो ज़्यादा कड़ा नहीं था, ठीक है। और कुछ इलाकों को भारत सरकार भी तैयार हो गई थी कि अब हमको स्वायत्तता दी गई, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पहले से था। ये तो 2019 में ना वो ख़त्म हो गया, नहीं तो उसको स्पेशल स्टेटस के साथ साथ उसका अपना संविधान लागू करना था, उसका अपना एक झंडा था, ठीक है। यानी कि कुछ स्वायत्तता भी देने के लिए भारत सरकार तैयार थी। चलो फिर भी तुम रहो, लेकिन उसको हम कहेंगे कि ये चीज़ भारत में ही है। कहता भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। ठीक है, कौन रुख, लचीला और फिर स्वायत्तता देने के लिए। तीसरी बात थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों को सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे अहम
हो जा रहा था। ठीक है, यानी कि कैसे हम उसको विभाजन कर तो रहे हैं, लेकिन सीमा कैसे करेंगे, सीमा हम करेंगे तो कहाँ पर किसको रखेंगे, कौन से पाकिस्तान में जाएगा, कौन से भारत में रहेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। तो इसी बीच बहुत ज़्यादा अहम ये सवाल उठ रहा था कि क्षेत्रीय अखंडता और एकता का क्या होगा जब वो अलग अलग हो जाएंगे। कतः शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, ठीक है, यानी कि कौन सीमाएं जो आज के डेट में वो हिंदुस्तान है, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसको मतलब विलय पत्र कहते हैं। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर के रियासतों का विलय के मामले को गौर करेंगे। ठीक है, बाकी दो को बाद में। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, यानी इसी क्लास में, इसी बुक में हम कश्मीर के बारे में स्पेशल 8 लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे कि उसको किस प्रकार से भारत में विलय करवाया गया। यही है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए, जो आपको दिख रहे हैं ना, यही है निजाम, ये हैदराबाद के राजा था। ठीक है, ये कहता था कि नहीं, हम तो भाई अलग रहेंगे, इसको मैं पोलो नाम के सैन्य पुलिसिया कार्रवाई कर दिया गया और बेचारा को मिट्टी मिला दिया गया। कहा किया भट्टो तू बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं कहे होंगे। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक डाक टिकट। इनका जन्म होता है 1875 में और ये 1950 तक जीवित रहते हैं। आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के भी नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री थे और अब उप प्रधानमंत्री नहीं होते, और प्रथम गृह मंत्री थे। जो आज के डेट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गृह मंत्री कौन थे, हिंट में मोटा भाई। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों की इन्होंने सदस्य भी बना। यानी कि ये बहुत बढ़िया, मतलब मौलिक अधिकार जो कि एक कहा जाए कि एक देश में रहने के लिए, एक जनता के लिए और कुछ नहीं, तो मौलिक अधिकार जरूरी होता है। उस मौलिक अधिकार जहाँ से लिखाई हो रही थी और जहाँ पर उसकी बनाई गई थी, मीटिंग होती थी, उसके एक सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। आज के इतना ही तक सभाएं रहने देते हैं। जय हिंद।